अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सामा फ्रॉम मेडिकल सामा। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नन्स पोटेंशियल एंड नन्स इक्वेशन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर हम नन्स पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि the diffusion potential across a membrane that directly opposes the net diffusion of a particular ion is called Nernst potential। यानी कि ये नर्स्ट पोटेंशियल जो है इसको समझने से पहले सबसे पहले तो हमें इस डिफ्यूजन पोटेंशियल को समझना पड़ेगा कि डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या चीज़ है। तो डिफ्यूजन पोटेंशियल को मैं आपको इस एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। फ़र्ज़ कीजिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो आयंस की कंसनट्रेशन है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेम नहीं होती। जैसा कि हमारे एग्जांपल में हम जानते हैं कि पोटेशियम आयंस की कंसनट्रेशन सेल के अंदर यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उससे रिलेटिवली बहुत कम होती है। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिसे हम कहते हैं, वो परमेबल है सिर्फ पोटेशियम आयंस के लिए हमारी इस एग्जांपल में। यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ पोटेशियम आयंस को अलाउ करेगी अपने अक्रॉस मूव करने से, जबकि बाकी जितने भी आयंस हैं उन सबको अपोज करेगी, यानी उनके लिए इनपरमेबल होगी। तो जैसा कि ये लॉ ऑफ डिफ्यूजन है कि कोई भी चीज़ हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है, तो इसी तरह पोटेशियम आयंस की कंसनट्रेशन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है। तो पोटेशियम आयंस सेल के अंदर से सेल से बाहर की तरफ मूव करना चाहेंगे बाय डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो सेल मेम्ब्रेन इनके लिए परमेबल है, तो जो पोटेशियम आयंस है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे पोटेशियम आयंस जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जैसे जैसे मूव करते जाएंगे तो हम जानते हैं कि पोटेशियम आयंस पे +1 चार्ज होता है। तो हर पोटेशियम आयन के बाहर मूव करने से +1 चार्ज भी बाहर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होना स्टार्ट कर देगा, जबकि जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो सिर्फ पोटेशियम आयंस की मूवमेंट करवा रहा है बाहर, जबकि बाकी सब आयंस के लिए सेल मेम्ब्रेन इनपरमेबल है। तो जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है पोटेशियम आयंस की डिफ्यूजन की वजह से, इस पोटेंशियल को हम कहते हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल। तो अब हमने डिफ्यूजन पोटेंशियल को समझ लिया है, तो अब हम नन्स पोटेंशियल को समझेंगे कि नन्स पोटेंशियल किसे कहते हैं। देखें, नन्स पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि नन्स पोटेंशियल ऐसे डिफ्यूजन पोटेंशियल को कहते हैं कि जिस पर आयंस पर एक्ट करने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली अपोज करे उस आयंस की डिफ्यूजन को, यानी कि वो दोनों इक्वल और ऑपोजिट इंटरेक्शन हो और आयंस की मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन स्टॉप हो जाए। तब हम ये समझते हैं इनको इजी वर्ड्स में और इसका कंसेप्ट लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो जैसे कि हमें सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगी कि जो आयंस की मूवमेंट है वो दो फिनोमेना के ज़रिए होती है, जिनमें सबसे पहले तो आयंस की डिफ्यूजन है। उसके डिफ्यूजन की वजह से आयंस हायर कंसनट्रेशन एरिया से लोअर कंसनट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं, और जो दूसरा फिनोमेना है वो है आयंस की मूवमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। जैसे कि हमने एफएससी में फिज़िक्स में भी पढ़ा है कि जो चार्जेस हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हायर पोटेंशियल का मतलब है वो एरिया जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और लोअर पोटेंशियल का मतलब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जस्ट लाइक डिफ्यूजन एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पैसिवली मूव करना चाहेंगे, यानी वो खुद ब खुद मूव करेंगे। तो जैसे जैसे आयंस डिफ्यूजन से फ्रॉम इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल मूव करते हैं, तो वैसे वैसे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बनता जाता है, जिसकी वजह से सेल का जो इंटीरियर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और सेल का एक्सटीरियर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो जो डिफ्यूजन है
वो आयंस को मूव करवा रही है बाहर की तरफ, जबकि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है ये पॉजिटिव आयंस को इंटीरियर की तरफ मूव करवाएगा। यानी कि जो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ मूव करवाएगा। अब स्टार्टिंग में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो काफ़ी कम होगा, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन की फोर्स है वो ज़्यादा है और पोटेशियम आयंस जो हैं वो बाहर की तरफ ही मूव करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिफ्यूजन वाली फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो बाहर मूव करने के बजाय इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब नस्ट पोटेंशियल को देखें तो वो ये ऐसा पोटेंशियल है, ऐसा डिफ्यूजन पोटेंशियल है जिस पे ये जो डिफ्यूजन की फोर्स है और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दोनों इक्वल इन हो जाती है मैग्नीट्यूड। जब ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे तो जैसे कि हम जानते हैं इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आयंस को इनवर्ड मूव करवा रही है, जबकि जो डिफ्यूजन वाली फोर्स है वो आयंस को आउटवर्ड। लेकिन जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आयंस की मूवमेंट स्टॉप कर जाएगी और उस डिफ्यूजन पोटेंशियल को जिस पे ऐसा होता है, यानी जिस पे आयंस की मूवमेंट स्टॉप हो गया, उसे हम नस्ट पोटेंशियल कहते हैं। अब नस्ट पोटेंशियल का कंसेप्ट हमने ले लिया है। अब हम देखें कि हम नस्ट पोटेंशियल को कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नस्ट पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं। According to Nernst equation, EMF in millivolts is equal to plus minus 61 over Z into concentration of ions inside the cell divided by concentration of ions outside the cell. अब इस इक्वेशन में जो ये EMF in millivolts है ये हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि नस्ट पोटेंशियल है जिस पे आयंस की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। और जो ये Z है ये Z है उस आयन का चार्ज, यानी कि हमारे एग्जांपल में हमने जो आयन लिया है वो पोटेशियम है जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू +1 होगी हमारे एग्जांपल में और 61 एक कांस्टेंट है। और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इनसाइड मतलब कि जो पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर है और कंसंट्रेशन आउटसाइड मतलब है जो आयंस की पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड है, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। यहाँ पर जो ये आयंस की कंसंट्रेशन है वो एट अ गिवन टाइम है, यानी कि गिवन टाइम पे अगर पोटेशियम आयंस की जिस भी हम टाइम पे नस्ट पोटेंशियल इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना चाहते हैं उस टाइम पे जो पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड है वो ऊपर आएगी और न्यूमिनेटर में, और जो उस टाइम पे पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड है वो डिनोमिनेटर में आएगी। अब हमने ये नस्ट पोटेंशियल का कंसेप्ट ले लिया है। अब हम इसी एग्जांपल में पोटेशियम आयन का नस्ट पोटेंशियल इसी इक्वेशन के थ्रू इसके अंदर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे। मैंने नस्ट पोटेंशियल की इक्वेशन लिखने में एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक की है वो ये कि मैं यहाँ पे लॉग लगाना भूल गया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नस्ट पोटेंशियल की जो इक्वेशन है उसमें EMF इज इक्वल टू +-61 ओवर Z इंटू लॉग ऑफ, लॉग नहीं बोलना, log of concentration of that ion inside the cell divided by concentration of that ion outside the cell। तो ये मैंने अपनी मिस्टेक करेक्ट कर ली है। अब हम चलते हैं इसके कैलकुलेशन की तरफ। तो नस्ट इक्वेशन को यूज़ करने से पहले हमने जो चीज़ अपने जहन में रखनी है वो 2 रूल्स हैं और ये हमने बिल्कुल भी नहीं भूलने। सबसे पहले रूल है साइन, वो इस प्लस माइनस के साइन का रूल है, यानी कि ये जो प्लस माइनस का साइन है हमने इनमें से कौन सा साइन चूज़ करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके लिए अगर तो जो आयन इन्वॉल्व है जिसका हमने नस्ट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है अगर वो पॉजिटिव है तो ये साइन नेगेटिव होगा, और अगर वो नेगेटिव है तो ये साइन पॉजिटिव होगा। अब इसके पीछे क्या वजह है ये मैं आपको अभी कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्यों है। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लॉ है कि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जबकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस एग्जांपल में जो नस्ट पोटेंशियल है वो ऐसा इनसाइड द सेल ऐसा पोटेंशियल है जो कि उस सेल से जो आउटवर्ड आयन डिफ्यूज़ करें, यानी कि उस सेल से आउट मूव करें, उसको सेल के अंदर अट्रैक्ट करे।
यानी कि जो आयन आउटसाइड द सेल मूव हो रहा है उसमें और नॉन पोटेंशियल में अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो उस अट्रैक्शन के लिए नॉन पोटेंशियल का चार्ज और उस आयन का चार्ज हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में पोटेशियम यूज है, जो कि पोटेशियम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो उसके लिए नॉन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर नॉन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तभी वो पोटेशियम को आउटसाइड द सेल मूव करने से रोक सकेगा। तो जो नॉन पोटेंशियल है उसका जो चार्ज है और जो आयन इन्वॉल्व हुआ है उसका चार्ज हमेशा ऑपोजिट ही होगा। और दूसरा जो रूल है वो है नॉन पोटेंशियल इज इनसाइड। जो नॉन पोटेंशियल है वो हमेशा सेल के इनसाइड होता है नॉन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। हमने जो आउटसाइड द सेल पोटेंशियल है उसको हमने ज़ीरो ज्यूम कर लेना है और फिर हमने नॉन पोटेंशियल जो है उसे कैलकुलेट करना है, वो हमेशा इनसाइड द सेल होगा। और अगर तो आयंस की मूवमेंट फ़र्ज़ करें फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड है, तब भी ये इक्वेशन ऐसे ही वैलिड होगी, क्योंकि तब ये जो रेशो ये लेस देन 1 हो जाएगी और इनका लोग नेगेटिव हो जाएगा। इनका लोग नेगेटिव होने की वजह से ये जो नॉन पोटेंशियल का चार्ज है वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएगा। तो हमने इस बात को जहन में नहीं रखना कि आयंस की मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड द सेल इनसाइड द सेल है या फिर इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल है। हमने बस उस आयन के चार्ज को देखना है। अगर तो उसका चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और अगर उसका चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैंने आपको इन दो रूल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेशियम आयंस का नॉन पोटेंशियल। जैसा कि हम जानते हैं पोटेशियम आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है पोटेशियम आयंस पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद ये जो 61 है ये कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। उसके नीचे ये जी है। जैसे कि हम जानते हैं जो Z है ये उस आयन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पोटेशियम आयंस K+1 होते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो चार्ज है वो +1 है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा वैसे ही इनटू log ऑफ। तो हम अज्यूम करेंगे कि पोटेशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है इनसाइड द सेल 10 टाइम्स ज़्यादा है फ्रॉम आउटसाइड द सेल। तो ये जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी 10। मैं आपको एज एन एग्जांपल अगर दूं तो अगर हमने फ़र्ज़ किया है कि इनसाइड द कंसंट्रेशन 100 है और आउटसाइड द कंसंट्रेशन उससे 10 टाइम्स कम है, यानी कि वो 10 है, और यहाँ पे हम कोई भी यूनिट यूज़ करें वो लगा सकते हैं। तो इन दोनों की रेशो जो है वो कट के 10 आ जाएगी और ये यूनिट भी ऐसे ही कट जाएगा। तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा हमारे पास। तो अब तो यहाँ पे जो +1 है ये इस क्वेश्चन में ये +1 ऐसे ही इसका कोई रोल नहीं आएगा डिवीजन में, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये -61 ऐसे कैसे ही आ जाएगा इनटू log ऑफ 10। log ऑफ 10 हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो सेम हमारे पास आंसर आ जाएगा -61। और साथ जो EMF का यूनिट है हमारे पास वो है मिली वोल्ट्स में, तो यहाँ पे मिली वोल्ट्स का हम साथ यूनिट लगा देंगे। तो पोटेशियम आयंस का इस तरह से हमारे पास जो आया है नॉन पोटेंशियल वो है -61 मिली वोल्ट्स।